नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन वापस से अपना जो रिवीजन चल रहा था यूजी लेवल जो बुक है अपनी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता जीव विज्ञान की, उसी का जो रिवीजन चल रहा था उसी को आगे अपन बढ़ा रहे हैं। तो अपन ने जो क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है वो स्टार्ट कर रखा था। वर्गीकरण के अंदर अपन जो बेसिक जो था उसके बारे में अपन 2 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। आगे अपना आज का जो है वो 3rd पार्ट रहेगा, जिसमें अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। कौन सा है? कृत्रिम प्रणाली, वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली, इसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम प्रणाली। अब कृत्रिम प्रणाली में आपको सिर्फ क्वेश्चंस क्या बनता है? साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, साइंटिस्ट के साथ में कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी बुक के अंदर इनको लिखा था वो बुक्स आपको याद रखनी है, और कोई इंपॉर्टेंट किसके आधार पे ये प्रणाली जो है वो दी गई थी, वो सभी बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। बेसिक कौन सी? वर्गीकरण का आधार क्या था, किसने दिया था, सहयोगी कौन से हैं, और इनकी कौन सी बुकें थी जिनके अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया था। तो यहाँ पर कृत्रिम जो प्रणाली है वो खास तौर से इनके जो जननांग है, क्या है? जननांग, है ना? जननांग के आधार पर दिया गया था। इसका मतलब सेक्सुअलिटी कह सकते हैं अपन के आधार पर दिया गया था। यह प्राचीन वर्गीकरण का एक आधार रहा है। इसे सर्वप्रथम बॉटनी के जनक थियोफ्रस्टस ने डिस्क्राइब किया था। तो सबसे पहले जो कृत्रिम प्रणाली वाला जो वर्गीकरण है, इसको सबसे पहले किसने इसका ये कह सकते हैं अपन ओरिजिन किसने किया था? हालांकि इसको जो फेमसिटी है वो बाद में मिली थी, तो आधार जो है इसकी नींव है वो किसने रखी थी? थियोफ्रस्टस ने रखी थी, जिसे अपन बॉटनी के जनक के नाम से जानते हैं। इनमें पादप का वर्गीकरण के अंदर हैबिट के आधार पर कि वो किस प्रकार के प्लांट है, छोटे प्लांट है, हर्ब्स प्लांट है, अंडर सर्प्स हैं या सर्प्स है, झाड़ियों से छोटे झाड़ियाँ या बड़े प्लांट हो, उनके आधार पर सर्वप्रथम किसने बांटा था? तो ये थियोफ्रस्टस ने बांटा था। तो पूछा जा सकता है आपको थियोफ्रस्टस ने जो कृत्रिम प्रणाली का आधार रखा था वो किसके आधार पर रखेगा? तो आप कहोगे इनके जो हैबिट है उनके आधार पर रखे गए थे। इनमें पादपों को एनुअल मतलब 1 वर्षीय, बायएनुअल मतलब बहुवर्षीय पादपों का, और पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय पादपों के आधार पर भी बांटा गया था। इसमें हिस्टोरिका प्लांटेरम, ये सबसे बॉटनी के दुनिया में, वनस्पति की दुनिया में सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो आप कहोगे यहाँ पर हिस्टोरिका प्लांटेरम सबसे पुराना ग्रंथ है बॉटनी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बुक में 500 पादपों के नाम और उनका वर्गीकरण किया गया था, जो यह बॉटनी की सबसे ओल्डेस्ट बुक है। और ये किसकी बुक है? थियोफ्रस्टस की। थियोफ्रस्टस की बुक कौन सी है? हिस्टोरिका प्लांटेरम है, सबसे पुरानी बुक जो बॉटनी के इतिहास को दर्शाती है, और लगभग इसमें 500 प्लांटों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इस वर्गीकरण को, ये जो कृत्रिम वर्गीकरण है, इसको आगे बढ़ाया किसने? तो कैरोलस लिनियस ने। इस वर्गीकरण के सहयोगी कौन से रहे हैं? एक रहा है इंपॉर्टेंट, कैम्ब्रेरियस। कैम्ब्रेरियस का दूसरा नाम भी है, इसको जॉनसन ऐसे कुछ नाम से भी इसको जाना जाता है। रुडोल्फ जोकेर। देखो इसका पूरा नाम जो है, पूरा नाम क्या है इसका? रुडोल्फ जैकोब कैम्ब्रेरियस। ये पूरा नाम आपसे हो सकता है कभी ये पूछा जाए, डायरेक्ट आपको रुडोल्फ नाम दे दिया जाए, तो कंफ्यूज मत होना, इसका पूरा नाम ये है, ठीक है ना? कहाँ से है? रुडोल्फ जैकोब कैम्ब्रेरियस। इन्होंने सर्वप्रथम प्लांट्स के अंदर वो भाग देख पाया था कि प्लांटों के अंदर भी लैंगिक जनन जैसी संरचनाएं पाई जाती है। क्योंकि अभी भी जैसे अपन बात करते हैं कि चलो अपन थोड़ा सा पढ़ा है अपन ये चीज़ें, इसलिए अपने को पता है कि प्लांट्स में नर भाग कौन सा है, मादा भाग कौन सा है, या सेक्सुअलिटी है या नहीं है, इनमें स्टेराइल है या क्या कंडीशन है। लेकिन आज भी जिनको पर्टिकुलर बॉटनी या पर्टिकुलर एजुकेशन का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है,
तो वो इतना आइडिया नहीं लगा सकते। तो उस टाइम पे भी जब ये चल रहा था, उस दौर के अंदर भी इन चीज़ों का आइडिया नहीं था कि प्लांट्स के अंदर भी अपनी तरह नर और मादा पार्ट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पादपों में सेक्सुअलिटी किसने देखी थी, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। तो सबसे पहले किसने देखी थी? रोडोल्फ जैकोब कैम्ब्रेरियस ने प्लांट के अंदर सेक्सुअलिटी देखी और प्लांट में बताया कि इनके अंदर भी सेक्सुअल जनन है या लैंगिक जनन जैसी संरचनाएं बनती है। देखो आगे अपन देखेंगे जॉनरे, ये शब्द भी आ चुका है भाई एक बार, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले जो शब्द दिया था, स्पीसीज शब्द, प्रजाति शब्द जो है वो किसने दिया था सबसे पहले? तो जॉनरे ने दिया था। ये भी आ चुका है एक बार, इंपॉर्टेंट है। अगला है कैरोलस लिनियस, ये भी क्या है? इसके मुख्य जो योगदान जिन्होंने दिया है इस वर्गीकरण को आगे फेमस करने के लिए, उनमें से मुख्य नाम जो है वो कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस का 1707 से लेकर 1778 तक का जो टाइम पीरियड रहा है उसके दौरान इन्होंने क्या किया है? ये स्वीडिश के नेचुरिस्ट थे। क्या थे ये? प्राकृतिकवाद थे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं और फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये इनका जन्म के आधार पे देखें अपन, बर्थ विलेज कौन सा था? तो रेसल्ट इन स्वीडन के अंदर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1729 में डॉक्टर ओलफ रूडबैक के तहत प्रथम पेपर जो है वो पब्लिश किया था। प्रथम पेपर पब्लिश किया था। कब किया था भाई प्रथम पेपर पब्लिश? ये भी आपको याद रखना है। 1729 के अंदर कैरोलस लिनियस ने प्रथम पेपर जो है वो पब्लिश किया था और उस पेपर का नाम क्या था? तो सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स इसका नाम रखा। तो कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखित प्रथम पेपर पब्लिश जो हुआ था उसका नाम क्या था? तो सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स था। कब पब्लिश किया गया? 1729 में किया गया। किसके तहत किया गया? इसका गाइड कौन था? तो आप कहोगे डॉक्टर ओलफ रूडबैक के अंडर में किया गया था। तो ये जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको याद रखने हैं। अब अपन देखेंगे कि कैरोलस लिनियस इतना फेमस जो टैक्सोनॉमिस्ट है, ठीक है, इनके द्वारा कौन सी बुकें लिखी गई है कैरोलस लिनियस के द्वारा, जो हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो वो कैरोलस लिनियस अगर शब्द कहीं है तो वो कैरोलस लिनियस से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स देगा वो आपको। तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इनकी जो बुक्स है उनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन बना है एग्जाम में आज तक का। तो कौन सी बुक है? सिस्टेमा नेचुरी, हॉर्टस अनप्लांटिकस, हॉर्टस क्लीफोर्टिनियस कह सकते हो आप, जेनेरा प्लांटेरम। देखो एक तो ये शब्द है, एक है फिलोसोफिया बोटनिका और एक है स्पीसीज प्लांटेरम। 2 शब्द हैं। ये दोनों जो शब्द हैं वो किसके हैं? कैरोलस लिनियस के हैं। आगे वापस आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये शब्द आपको कहाँ याद रखने, कहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना। क्योंकि ये जो शब्द है ये सेम शब्द किस में आता है? बेंथम हुकर के अंदर भी आता है, इसलिए आपको याद रखना है। लेकिन ये कहीं नहीं आता ना, ये तो पर्टिकुलर इसी का है। फिलोसोफिया बोटनिका किस साइंटिस्ट की जो बुक है वो रही है, फेमस बुक रही है? तो आप कहोगे कैरोलस लिनियस की। जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम किसकी रही है? कैरोलस लिनियस की रही है, ठीक है ना। स्पीसीज प्लांटेरम में लैंगिक लक्षणों को, सेक्सुअल कैरेक्टर्स तथा स्टेमन, देखो कैरोलस लिनियस ने मुख्य अपना जो वर्गीकरण दिया था कौन सा? कृत्रिम प्रणाली का जो वर्गीकरण दिया था उन्होंने किस आधार पे दिया था? तो सेक्सुअल लक्षणों के आधार पे दिया था। कौन से लक्षणों को मुख्य माना उन्होंने? सेक्सुअल लैंगिक लक्षणों को मुख्य माना। लैंगिक लक्षणों में से भी 2 प्रकार के होते हैं, या तो नर लक्षण है या फिर मादा लक्षण है। उन्होंने कौन से माने थे? तो नर लक्षणों को मुख्य माना था। नर लक्षणों में भी अपन देखेंगे तो स्टेमन्स को जो मुख्य है उनको माना था कि स्टेमन जो हैं वो कैसे हैं, ठीक है। स्टेमन की संख्या कितनी है, क्या वो एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ऐसे अपन देखेंगे इस प्रकार से, किस प्रकार से हैं वो।
क्या इस प्रकार से है वो, तो कितनी संख्या है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उन सभी के आधार पर इन्होंने कृत्रिम जो वर्गीकरण है वो आधार रखा था उसका। तो स्टेमन की संख्या, ये क्वेश्चन आ चुका भाई, कई बार रिपीट हो चुका है ये ना। स्टेमन की संख्या, उनकी साइज, उनकी फॉर्म, उनकी आकृति के आधार पर 7300 प्रजातियों का वर्गीकरण किया था, वर्णन और वर्गीकरण किया था। कितनी प्रजातियों को किया था इन्होंने? 7300 प्रजातियों का वर्णन किया था। आगे अपन देखेंगे लिनियस का वर्गीकरण जो था, उस वर्गीकरण का नाम क्या था? तो वर्गीकरण सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इस नाम से भी जाना जाता है। कृत्रिम प्रणाली तो है ही है, तो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यदि आपसे पूछा जाए किसके द्वारा दिया गया है, तो भी आप कह सकते हो कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया है, क्योंकि सेक्सुअलिटी की बात वही करता है, स्टेमन की बात वही करता है, स्टेमन की संख्याओं की बात वो करता है, उनके आधार पर वर्गीकरण की बात वो करता है। क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई जो वर्गीकरण अगर अपन कर रहे हैं तो उन स्ट्रक्चर के आधार पर किया जाए कि जो स्ट्रक्चर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी चली जाए तो भी उनके गुणों में किसी प्रकार के परिवर्तन ना हो और वो कैसे हो, स्टेबल प्रकार के लक्षण हो। तो उनमें से इन्होंने बताया कि जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं फीमेल के, मतलब इसके फ्लावर के, तो फ्लावर के सेक्सुअल पार्ट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा कंजर्व प्रकार के होते हैं, संरक्षित प्रकार के होते हैं। उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं आते हैं, चाहे उनके पूर्वजों को उठा के देख लो, चाहे अभी वालों को उठा के देख लो, वो सेम चलते हैं। इसलिए उनमें से भी सबसे स्टेबल इन्होंने बताया स्टेमन को, कि जो पुंकेसर होते हैं वो पुंकेसर कैसे होते हैं? एकदम स्टेबल होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जल्दी से चेंज नहीं होते हैं। तो उनको इन्होंने क्या माना था? आधार माना था। इस वर्गीकरण में प्लांट को 24 क्लास, ये क्वेश्चन भी आ चुका है ना, कि आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन पद्धति जो थी अपनी, उसके अंदर इन्होंने कार्लस लिनियस ने कितने क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था? तो 24 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था, 24 ग्रुप में विभाजित किया था। कमियां क्या थी इसकी? कि इन्होंने क्या किया? समान लक्षणों की अपेक्षा असमान लक्षणों को मुख्य माना इन्होंने, के आधार पर वर्गीकरण किया था। असमान लक्षण कि जो डिफरेंट दिख रहे हैं उनको अलग और सिमिलर दिख रहे हैं उनको अलग, तो मुख्य किसको माना? ये असमान लक्षणों को माना था, इसलिए ज़्यादा ये प्रचलित नहीं हो पाया। देखो सेकंड अगर अपन इसका देखेंगे, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक प्रणाली, वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली। यह वर्गीकरण प्लांट के प्राप्त प्राकृतिक गुणों के आधार पर, वो कैसे थे? लैंगिक लक्षणों के आधार पर थे, और यहाँ पर ये क्या है? नेचुरल कैरेक्टर्स के आधार पर, उनके प्राकृतिक अभाव, प्राकृतिक जो स्वभाव है, प्राकृतिक लक्षण है, उनके आधार पर किया गया है। इस वर्गीकरण को सपोर्ट किन साइंटिस्टों ने किया था? तो वो है, जैसे सबसे पहली चीज़ तो इसका आधार किसने रखा था? तो आधार रखा था BLD जीशू या जेस्यू कह सकते हो आप, जेस्यूज, और ALD जेस्यूज। इन्होंने इस वर्गीकरण का आधार रखा था। किसने? B, ना कि A, ठीक है ना, ये तो सपोर्ट रहे इसके। रॉबर्ट ब्राउन भी किसके सपोर्ट में थे? तो ये प्राकृतिक जो थे, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो पद्धति है, उसको सपोर्ट किया था इन्होंने। ये आपको जरूर याद रखने भी, कौन सा किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है ये। तो रॉबर्ट ब्राउन है, APD कैंडोले है ना। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि बेंथम हुकर ने अपनी जो पद्धति दी थी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो कौन सी पद्धति को आधार माना था इन्होंने? तो APD कैंडोले को आधार माना था इन्होंने। APD कैंडोले को आधार मानते हुए बेंथम हुकर ने इस प्रणाली को आगे बढ़ाया था। इन्होंने एंजियोस्पर्म की 161 फैमिलीज का वर्णन किया था। किसने? APD कैंडोले ने। इन्होंने एंजियोस्पर्म की 161 जो फैमिलीज थी इनको डिफाइन किया था, ठीक है। इसके बाद में इसी को सपोर्ट करने वाला जो कौन था? बेंथम एंड हुकर था, जो एक बड़ा ही फेमस वर्गीकरण रहा है, जो इंडिया में ही नहीं कई ऐसे देश हैं जहां पर आज भी जो वर्गीकरण की पद्धति है वो किसके बेसिस पे चल रही है? तो बेंथम एंड हुकर के बेसिस पे चलती है। इंडिया में जितनी भी हर्बेरियम है वो भी किसके बेसिस पे सेट किए जाते हैं? तो बेंथम एंड हुकर के बेसिस पे ही सेट किए जाते हैं। इनका
कार्यकाल जो है वो कब किया इन्होंने कार्य, 1862 से लेकर 1883 के बीच में इन्होंने अपनी पब्लिकेशन दिए थे। इस वर्गीकरण का आधार जो है वो क्या था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। ये अपन बात कर चुके हैं, इन्होंने इसी को सपोर्ट किया था। यह वर्गीकरण इवोल्यूशन से कहीं भी प्रभावित नहीं हुआ, ठीक है ना, इसमें कहीं भी दूर दूर इवोल्यूशन के लक्षणों के आधार पर कहीं भी वर्गीकरण दिखाई नहीं देता है। जबकि यह वर्गीकरण डार्विन के पेपर के पब्लिश होने के बाद में पब्लिश हुआ था। फिर भी डार्विन के जो कैरेक्टर्स थे, डार्विन ने बताया था इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, उनसे प्रभावित नहीं हुआ। इवोल्यूशन थ्योरी के पब्लिकेशन के बाद में दी गई थी, ठीक है ना। ये वर्गीकरण कब दिया गया था, डार्विन के बाद में दिया गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने इवोल्यूशन को कहीं भी इंक्लूड नहीं किया। जॉर्ज बेंथम 1800 से लेकर 1884 के टाइम पीरियड रहे इनका। जेडी हुकर ये कब रहे, 1817 से लेकर 1911 तक, और इंग्लिश बॉटनिस्ट थे दोनों, ठीक है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो क्यू है, इंग्लैंड का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू के अंदर, इंग्लैंड। ये क्वेश्चन भी आ चुका कई बार, कहाँ पर है ना, विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन में कार्य और रिसर्च करते थे। तो कई बार पूछा जाए बेंथम और हुकर ने अपने जितने भी पब्लिकेशन दिए, अपनी पूरी रिसर्च जो की है वर्गीकरण के दौरान, तो उन्होंने पूरा कार्य है वो कहाँ पे किया था, तो आप कहोगे रॉयल बॉटनिकल गार्डन के अंदर इन्होंने पूरी रिसर्च है वहाँ पर की है। इन्होंने वर्गीकरण जेनेरा प्लांटेरम के 3 भागों में किया है। ये क्वेश्चन मैं अभी भी आपको बता चुका हूँ पहले भी। कैरोलस लिनियस ने भी एक जेनेरा प्लांटेरम और जेनेरा स्पीसीज जेनेरम के नाम से बुक लिखी थी। उनमें से ये याद रखना आपको, कौन सी, जेनेरा प्लांटेरम जो है बेंथम हुकर की एक फेमस वॉल्यूम है, जिसमें से 3 वॉल्यूम जो है इसके द्वारा दिए गए थे, ठीक है ना। कभी आपसे पूछा जाए कि बेंथम हुकर ने अपना वर्गीकरण किस में दिया था, तो आप कहोगे जेनेरा प्लांटेरम में दिया था। कितने वॉल्यूम में दिया था, 3 वॉल्यूम के अंदर दिए गए थे। पहला वॉल्यूम जो है 1862 में स्टार्ट हुआ था, पब्लिश हुआ, और लास्ट वाला जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1883 के अंदर। इसका मतलब 2 वॉल्यूम दे रखे, 2 वॉल्यूम की आपको तारीख भी याद रखनी है, 1862 और 1883 लास्ट वाला, बीच वाले की इसमें दी हुई नहीं है। आगे इन्होंने बेंथम हुकर ने अपने वर्गीकरण के तहत कितनी फैमिलीज का वर्णन किया था, तो 202 फैमिली का वर्णन किया था एंजियोस्पर्म का, और 97,205 जो प्रजातियां हैं उनका इन्होंने वर्णन किया था। और जेनेरा कितना थे, 7,569 जो है वो क्या थे, इनका जेनेरा था। तो ये भी चीज़ें है वो आपको याद रखनी है। देखो इन्होंने जिम्नोस्पर्म को, ये थोड़ी सी इनकी बड़ी मिस्टेक रही कि इन्होंने जब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म अलग अलग है, तो इन्होंने जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म को क्या कर दिया, बीज के अंदर रख दिया। एंजियोस्पर्म को 2 भागों में डिवाइड किया, डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन, लेकिन इन्होंने जिम्नोस्पर्म को बीज के अंदर रखा, डाइकोटिलीडन, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलीडन। जबकि जिम्नोस्पर्म को कहाँ रखना चाहिए था, साइड में रखना चाहिए था। पहले जो भी रखा इन्होंने, डाइकोटिलीडन रखा, मोनोकोटिलीडन रखा, फिर उन्होंने क्या रखना चाहिए था, जिम्नोस्पर्म रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बीच में रखा, जो इनकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी रहा है, इनकी कमियां रही है। एंजियोस्पर्म के दोनों ग्रुप के बीच में रखा था, जैसे डाइकोटिलीडन, फिर जिम्नोस्पर्म रखा, और फिर किसको रखा, मोनोकोटिलीडन्स को रखा, मोनोकोटिलीडन्स को। इन्होंने प्रारंभिक जो फैमिली है, प्रथम फैमिली जो है वो किसको रखा था, रेननकुलेसी। ये सबसे जो आदत प्रकार की है, प्रीमिटिव प्रकार की जो फैमिली है वो कौन सी है, रेननकुलेसी है। जबकि सबसे एडवांस प्रकार की जो फैमिली है इन्होंने जो मानी है वो कौन सी मानी थी, ग्रेमिनी। सबसे एडवांस फैमिली कौन सी मानी, पोएसी फैमिली को सबसे एडवांस फैमिली माना गया था। कमियां क्या क्या रही, जो अपन बात कर रहे हैं वही कमियां रही। सबसे बड़ी बात तो इस वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी थी कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रख दिया था, ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी। डाइकोट को देखो, डाइकोट जो था ग्रुप, उनको क्लासेस में डिवाइड किया, सीरीज में डिवाइड किया और ऑर्डर में भी विभाजित किया। जबकि जो मोनोकोटिलीडन्स है, जबकि जो मोनोकोट है इनको डायरेक्ट किस में कर दिया, सीरीज में। इनके ऑर्डर और क्लासेस डिवाइड, मतलब क्लासेस जो है वो डिवाइड नहीं किए, डायरेक्ट किस में कर दिए, सीरीज में विभाजित कर दिए थे। ये भी इनकी कमियां थी। कमियों के ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। आगे देखो, फैमिली कुकुरबिटेसी का एक लक्षण है, कुकुरबिटेसी ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर,
पेसिफ्लोरेल्स में गेमोपेटलस कंडीशन पाई जाती है, मतलब इनके जो सेपल्स और पेटल्स है वो आपस में संयुक्त रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, गेमोपेटलस कहलाते हैं। फिर भी इसे पॉलीपेटली के अंदर रखा गया, जबकि पॉलीपेटली में कैसे होते हैं, जो दल और बाह्य दल होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए, संयुक्त नहीं होते हैं। फिर भी इसमें रखा गया, जबकि वो कैसे हुए, चिपके हुए थे, लेकिन फिर रखा किसमें गया, इन्होंने पॉलीपेटलस में रखा गया, जो इसका एक कमी रही है। कौन सी बुकें इनकी है, बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण जो दिया गया था, तो बेंथम एंड हुकर की ब्रिटिश बोटनिस्ट थे दोनों, कई बार पूछा जा सकता है आपको। जेनेरा प्लांटेरम इनकी सबसे फेमस जो बुक है वो रही है, और दूसरी कौन सी है, ब्रिटिश फ्लोरा, ये भी आपको याद रखना, ब्रिटिश फ्लोरा। जो जेनेरा प्लांटेरम है, मैंने कहा उसको 3 वॉल्यूम के अंदर इन्होंने पब्लिश किया था इसको। पहले जो वॉल्यूम था 1862 में, और तीसरा जो वॉल्यूम था 1883 के अंदर रखा गया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। आपको छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ये सब याद रखने हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन एकदम बेसिक वाले पूछे जाते हैं आपसे। आगे आप देखोगे बेंथम और हुकर की पद्धति नेचुरल सिस्टम डी जोसेस या डी कैंडोले पद्धति पर आधारित है। ये लाइन में कह चुका हूँ, क्वेश्चन आ चुका है दोनों पर। इन्होंने प्लांट को मुख्य 3 भागों में बांटा है, डाइकोटिलीडोनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलीडन्स। कितने में बांटा है, 3 में बांटा है, डाइकोटिलीडन्स, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन्स को 25 ऑर्डर में डिवाइड किया तथा 8 सीरीज में विभाजित किया था। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म को 3 फैमिली के अंदर विभाजित किया, निटेसी, कॉनिफेरी और साइडेसी, 3 फैमिली विभाजित की। जबकि मोनोकोट को इन्होंने डायरेक्ट किस में डिवाइड किया, 7 सीरीज में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि बेंथम हुकर के वर्गीकरण के अनुसार इन्होंने जो मोनोकोटिलीडन्स रखे थे उनमें कितनी सीरीज में विभाजित किया था, 7 सीरीज के अंदर विभाजित किया था। जबकि डाइकोट को कितने सीरीज में विभाजित किया था, 8 सीरीज के अंदर विभाजित किया था। डाइकोटिलीडोन को पुनः 3 क्लासेस के अंदर विभाजित किया। मैंने कहा ना इसको क्लासेस में डाला है, जबकि इसमें क्लासेस है ही नहीं मोनोकोट में। तो ठीक है, तो कितनी क्लासेस है, वापस से 3 क्लासेस है, 3 क्लासेस है। देखो यहां से समझो आप, डाइकोटिलीडन जो है पहला अपन पढ़ते हैं, क्योंकि दूसरा कौन सा है, जिम्नोस्पर्मी है, और तीसरा कौन सा है, मोनोकोटिलीडन्स से। तो पहला है डाइकोटिलीडन्स को 3 क्लासेस के अंदर विभाजित किया था। देखो कौन से 3 क्लासेस है, पॉलीपेटेली, मतलब जिनके अंदर दल और बाह्य दल जो है वो संयुक्त रूप से पाए जाते हो, एक दूसरे को ओवरलैप करते हो, किनारे एक दूसरे से ढके हो या संयुक्त हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, पॉलीपेटेली बोलते हैं। गेमोपेटेली, यहाँ पर तो क्या है, फ्री है, दल और बाह्य दल जब फ्री होते हैं, एक दूसरे स्वतंत्र होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, पॉलीपेटेली। जब संयुक्त होते हैं, दल आपस में संयुक्त होते हैं, पॉलीपेटलस, तो ये क्या कहलाता है, गेमोपेटलस। संयुक्त होते हैं तो गेमोपेटलस, फ्री होते हैं तो पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस को 15 ऑर्डर में विभाजित किया गया है। गेमोपेटलस के अंदर 10 ऑर्डर को रखे गए हैं। और तीसरा पॉइंट है मोनोकोटिलीडोनी। ये कैसे हैं, 7 सीरीज के अंदर इनको विभाजित किया गया है, मोनोकोटिलीडोनी। हालांकि एक सीरीज इसमें प्लस करके और रखी गई है, 8वीं सीरीज जो एक्स्ट्रा रखी गई है। तो पॉलीपेटेली 15 ऑर्डर, गेमोपेटेली 10 ऑर्डर और मोनोक्लेमाइडी। खासतौर से मोनोक्लेमाइडी का मतलब है कि इनके अंदर मोनो का मतलब यूनिसेक्सुअल जो प्लांट फैमिली है उनको सबको इसमें रखा गया था। और कितनी सीरीज में डिवाइड किया, मोनोक्लेमाइडी को 7 सीरीज के अंदर डिवाइड किया। वर्गीकरण यदि आप वापस देखोगे तो सीड प्लांट्स या फेनेरोगेम्स, फेनेरोगेम्स के अंदर कौन से आते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों को रखते हैं अपन। तो यहाँ पे वर्गीकरण इनका देखेंगे बेंथम हुकर के अनुसार, तो पहला तो कौन सा है, डाइकोटिलीडोन को रखा, बीच में किसको रखा, मोनोकोट को रखा, और तीसरा मतलब जिम्नोस्पर्म को रखा, और तीसरा किसको रखा, मोनोकोटिलीडन्स को रखा। फिर अपन देखेंगे जो डाइकोटिलीडन्स है इनको 3 वापस से क्लासेस के अंदर विभाजित किया था, पॉलीपेटेली, गेमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडी। यहाँ पर विभाजित किया। मोनोक्लेमाइडी को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट पुष्प या इनकम्प्लीट प्लांट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके प्लांट में दोनों सेक्सुअल ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, इसलिए इन्हें इनकम्प्लीट कहते हैं। पॉलीपेटलस में दल या बाह्य दल स्वतंत्र होते हैं। 15 ऑर्डर रखे गए हैं और 3 सीरीज रखी गई है। याद रखना भाई, पॉलीपेटलस में से 15 ऑर्डर हैं और सीरीज कितनी है, 3 है।
गेमोपेटलस में दल और बाह्य दल संयुक्त रहते हैं। सीरीज तो 3 है, इसमें भी सीरीज 3 है। ऑर्डर इसमें 15 है और इसमें 10 ऑर्डर है। गेमोपेटली के अंदर पेरियंथ पाया जाता है। पेरियंथ का मतलब होता है जब दल और बाह्य दल जब दोनों कैसे हो, संयुक्त रूप से हो, एक ही रिप्रेजेंट करते हो, कलर्ड दिखाई देते हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रीदल बोलते हैं। जब दोनों डिफ्रेंशिएट नहीं हो, अपने कह सकते हैं जब दल और बाह्य दल को आप अलग अलग नहीं कर पाते हो, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो, विभेदन नहीं कर पाते हो, तो संयुक्त रूप से उन्हें क्या कहा जाता है, प्रीदल कहा जाता है, पेरियंथ कहा जाता है। तो पेरियंथ का एक चक्र, पुष्प जो होते हैं वो सामान्य कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसमें 7 जो हैं वो तो सीरीज पाई गई है और एक सीरीज जो है एक्स्ट्रा रखी गई है, कॉर्डिन्स एनोमेलिस, ठीक है ना, कॉर्डिस एनोमेलिस। इसकी सीरीज आगे अपन बात करते हैं। देखो ये एक इसका फ्लो चार्ट है, किसका, बेंथम हुकर का जो वर्गीकरण है उसका फ्लो चार्ट दिया गया है। यहाँ पर डाइकोटिलेडन्स आ गया, जिम्नोस्पर्म आ गया और मोनोकोटिलेडन्स आ गया, पॉलीपेटेली आ गया, गेमोपेटेली आ गया और मोनोक्लेमाइडी आ गया। जो ऊपर मैं बता चुका हूँ वही चीज़ें वापस रिपीट हो रही है। पहला जो है वो कौन सा है, डाइकोटिलिडन का पहला जो क्लास है वो कौन सा है, पॉलीपेटेली है। पॉलीपेटेली में बाह्य दल तथा दलपुंज दो स्पष्ट चक्र में दिखाई देते हैं और दोनों कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं इसीलिए इसे नाम क्या रखा गया है, पॉलीपेटेली रखा गया। अगर ये संयुक्त होते तो गेमोपेटेली होता, ठीक है। इसमें 3 सीरीज को इंक्लूड किया इन्होंने। कितनी सीरीज को, 3 सीरीज को। पहली जो सीरीज है वो कौन सी है, थैलेमीफ्लोरी। पहली जो सीरीज है वो कौन सी है, थैलेमीफ्लोरी। थैलेमीफ्लोरी इसमें 6 गण ऑर्डर तथा कुल 34 फैमिली को रखा गया है। कौन से में, इस थैलेमीफ्लोरी जो है इसके अंदर गण कितने हैं, 6 ऑर्डर हैं और 34 फैमिली को रखा गया है। इसमें फ्लावर हाइपोगाइनस प्रकार का होता है। हाइपोगाइनस का मतलब है होता है कि ये क्या है, इनका अंडाशय वाला पार्ट होता है और निकलने वाले जो पार्ट है, या फिर अपन कह सकते हैं निकलने वाले जितने पार्ट्स है वो कहाँ से निकलते हैं, नीचे से निकलते हैं, ओवरी के नीचे से निकलते हैं ये सब। ये लो, ये हो गया थैलेमस और जितने भी पार्ट है ये ओवरी से क्या है, नीचे से निकल रहे हैं सभी। तो ओवरी कहाँ, इनकी ऊपर टिकी हुई है, तो ओवरी ऊपर टिकी हुई है, सभी पार्ट नीचे से निकलते हैं। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस प्रकार का है। फ्लावर नीचे से, ओवरी इनके ऊपर है और ऐसी ओवरी को अपन क्या बोलते हैं, सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी। तो ऐसी फ्लावर कैसा हो, अगर हाइपोगाइनस प्रकार का हो तो इनकी ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। पुष्पासन पर चक्रिका अनुपस्थित होती है, डिस्क एब्सेंट होती है थैलेमस पर, तथा ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है। तो ये ओवरी कैसी इनकी, सुपीरियर है, ठीक है। ऑर्डर कितने इसमें, 6 ऑर्डर है। तो पहला कौन सा है, रेनल्स। रेनल्स की आपकी बुक में देख लेना, रेनल्स के अंदर कौन सी जो फैमिली है उनको रखा गया है। जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे रेनल्स, सबसे पहला जो प्रीमिटिव प्रकार का जो गण है, ऑर्डर है, वो है, आपसे पूछा जा सकता है बेंथम हुकर के अनुसार सबसे पहले कौन से गण को रखा गया है, तो रेनल्स को रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर फैमिली जो आती है रेननकुलेसी आती है। तो सबसे पहली जो फैमिली है, सबसे प्रीमिटिव प्रकार की फैमिली है वो कौन सी है, रेननकुलेसी है। उसके बाद में सेकंड कौन से रखी इन्होंने, डेलिनिएसी, और बाद में कैलकैंथेसी और मैग्नोलियसी, एनोनेसी और मेनीस्पर्मेनियसी, और यहाँ पर बर्बेरिडियसी और निम्फेसी, है ना, निम्फेसी, ये रखे गए हैं इन्होंने। कितने दिए हैं, इस पहले जो गण है इसके अंदर कितनी फैमिली है, 8 फैमिली जो है वो रखी गई है। कौन सा सीरीज पढ़ रहे हैं अपन, थैलेमीफ्लोरी। क्लास कौन सी है, क्लास नहीं, सीरीज पढ़ रहे हैं अपन थैलेमीफ्लोरी। आगे अपन सेकंड ऑर्डर देखेंगे, पेरिटेल्स। पेरिटेल्स के अंदर इन्होंने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखे हैं, क्योंकि टोटल जो इसने कितने रखे हैं, 34 फैमिली रखी है, तो इसमें 16 यहाँ तक हो गई।
तीसरा जो ऑर्डर है पॉलीगैलेनी, इसके अंदर भी इन्होंने 4 जो हैं वो फैमिलीज रखी हैं। अगला ऑर्डर कौन सा है? कैरियोफाइलिनी, और कैरियोफाइलिनी के अंदर भी इन्होंने 4 जो फैमिली है वो रखा है। अगली गण देखोगे आप 5वां, वो कौन सा है? गट्टीफेरल्स। तो ये आपको भी याद रखना है गट्टीफेरल्स कौन से सीरीज के तहत आता है। तो आपको ये जरूर याद रख लेना भाई कि ऑर्डर कौन से ऑर्डर का नाम क्या क्या है ना। जैसे 6ठा ऑर्डर है मालवेल्स, है ना, मालवेसी फैमिली भी आ गई इसी के तहत, लीलिएसी भी इसी में आ गई, और स्टरक्यूलिएसी ये भी इसी के अंदर आ गई। आगे अपन सेकंड जो सीरीज है वो अपन देखते हैं। पहले में कितने फैमिली आ गई भाई? 34 फैमिली। पहले के अंदर देखो कितनी आ गई? 34 तक जो फैमिली है वो पहली जो सीरीज थी थैलेमीफ्लोरी उसमें आ गई। सेकंड सीरीज की अपन बात करते हैं, कितनी सीरीज है इसमें? 3 सीरीज है। सेकंड जो है वो डिस्कीफ्लोरी आ गई, इसमें डिस्क पाई जाती है, पुष्पासन जो होता है उसके ऊपर डिस्क पाई जाती है फ्लावर के अंदर, तो यहाँ पर डिस्क फ्लोरी कहते हैं। इसमें 4 गण और 21 जो फैमिली है वो रखी गई है। इसमें कैसे है? फ्लावर हाइपोगाइनस, मतलब ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर होगी। ओवरी के आधारी भाग में डिस्क उपस्थित होती है। मैंने कहा डिस्क के आधार पर रखा गया तो डिस्क उपस्थित है। आगे आप देखोगे इसमें ऑर्डर अगर अपन देखेंगे 7 ऑर्डर, क्योंकि 6 ऑर्डर पहले आ चुके हैं तो ये 6ठा ऑर्डर है, 7वां ऑर्डर है जिरेनियल्स के अंदर जो फैमिली है वो कितनी फैमिली रखी गई है? तो यहाँ पर 6 फैमिली रखी गई है। लीनी, मेलपिगियसी, यहाँ पर जिरेनियसी और ह्यूमेरियसी और जाइगोफाइलेसी, और अगला है रूटेसी। तो यहाँ पर ये फैमिली रखी गई है। तो सेकंड सीरीज कौन सी है अपनी? आपको याद रखना है डिस्कीफ्लोरी। यहाँ पर अपना अगला जो है ओला कैल्स, ये इसकी क्या है? ऑर्डर है। अगला ऑर्डर जो है वो कौन सा है? कैलकेस्ट्रेल्स है। अगला कौन सा है? सेपिंडेल्स, ठीक है ना, सेपिंडेल्स। तो ये गण और आपको जो बुक में जो चीज़ें दी है इनको अच्छे से आप याद करो ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो। तीसरी जो सीरीज है पॉलीपेटेली की वो कौन सी है? तीसरी सीरीज आपकी है कैल्सीफ्लोरी। तीसरी कौन सी है? कैल्सीफ्लोरी है। कैल्सीफ्लोरी में 5 गण रखे गए हैं और 27 फैमिली रखी गई है, ठीक है। इसमें दल पुंज संयुक्त होते हैं, अंडाशय से संलग्न होते हैं। अंडाशय कैसा होता है? इंफीरियर होता है। एपिगाइनस, फ्लावर कैसा होता है? फ्लावर्स एपिगाइनस होता है। जो पहले वाली 2 जो सीरीज थी उनमें फ्लावर कैसा था? हाइपोगाइनस था, और उनके अंदर जो फैमिली वो ओवरी थी वो कैसी थी? सुपीरियर थी। सुपीरियर ओवरी थी, जबकि इसके अंदर ओवरी कैसी है? इन्फीरियर है। एपिगाइनस अगर फ्लावर होगा तो ओवरी कैसी होगी? इन्फीरियर होगी। इन्फीरियर का मतलब है कि ओवरी नीचे दबी हुई है, सभी पार्ट जो है फ्लावर के वो ऊपर से निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला जो ऑर्डर है 11 नंबर वो कौन सा आ जाएगा? रोजेल्स, और इसके अंदर फैमिली रखी गई है 8। देखो अगला ऑर्डर है 12 नंबर मिर्टेल्स, है ना, मिर्टेल्स। और मिर्टेल्स की ये जो फैमिली है वो दी गई है। ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना भाई, इनके नाम जो भी हैं, क्योंकि रटने वाली चीज़ें हैं। अगला जो है 13 नंबर जो है वो पेसिफ्लोरेल्स है। पेसिफ्लोरेल्स, इसके अंदर भी फैमिली आती है। तो यहाँ पर 3, 4, 7 फैमिली इसके अंदर रखी गई। 14 नंबर जो ऑर्डर है वो कौन सा है? फिकोइडेल्स। फिकोइडेल्स के अंदर 2 फैमिली रखी गई है, कैक्टेसी रखी गई है और फिकोइडी रखी गई है। 15 नंबर जो है अम्बेली, यहाँ पर कौन सी है? अम्बेलेल्स। अम्बेलेल्स के अंदर अम्बेली फेरी है और कॉर्नियसी है और एरेलियसी है, ये इसकी फैमिली रखी गई है। दूसरा जो क्लास है इनका वो कौन सी? गेमोपेटेली है। पहला था पॉलीपेटेली,
और यहाँ पर है गेमोपेटली। गेमोपेटली का मतलब है इनके दल और बाह्य दल जो है वो कैसे होते हैं, संयुक्त प्रकार के होते हैं। गेमोपेटलस मतलब इनके दल जो है कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं। पुष्प में बाह्य दल व दलपुंज दो स्पष्ट चक्रों में उपस्थित होते हैं। दोनों चक्र सामान्य रूप से कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं। इनके अंदर भी 3 सीरीज में विभाजित किया गया है। पहली सीरीज कौन सी है, इन्फीरी। इन्फीरी के नाम से इनकी ओवरी जो है कैसी होती है, इन्फीरियर होती है। और फ्लावर जो इन्फीरियर अगर है तो फ्लावर कैसा हो गया इनका, हाइपो एपिगाइनस हो गया, मतलब एपिगाइनस। तो यहाँ पर 3 गण और 9 जो फैमिली है वो रखी गई है। पुष्प फ्लावर एपिगाइनस होता है। देखो एपिगाइनस है तो ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर। ओवरी इन्फीरियर, ये ओवरी इनकी इन्फीरियर होगी। पुंकेसर की संख्या दलों की संख्या के बराबर होती है। जितने पुंकेसर होते हैं उतने दल होते हैं। क्यों, दल के साथ में लग्न होते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। दल लग्न प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। यहाँ पर आप देखोगे पहला जो ऑर्डर है वो कौन सी है, रूबियल्स। इसमें गेमोपेटली के अंदर पहला जो ऑर्डर है वो कौन सा है, रूबियल्स। रूबियल्स के अंदर 2 फैमिली है वो रखी गई है। तीसरा जो सेकंड जो ऑर्डर है वो कौन सा है, एस्ट्रेल्स है, जिसमें कौन सी फैमिली आएगी, एस्ट्रेसी फैमिली। कंपोजिटिव फैमिली रखी गई है, ठीक है। तो ये तो आप एक बार अच्छे से पढ़ने बैठोगे ना आप इनको, तो ये तो याद हो जाएगी सब। सिंपल सी चीज़ें हैं। तो तीसरा ऑर्डर है कैंपेनल्स। कैंपेनल्स के अंदर भी 3 फैमिली जो है रखी गई है। अगली जो सेकंड सीरीज है, 3 सीरीज है ना इसमें, अगली सेकंड जो है वो कौन सी है, हेट्रोमेरी। हेट्रोमेरी रखी गई है, जिसके अंदर 3 जो है वो तो गण रखे गए, ऑर्डर रखे गए हैं, और 12 जो है वो क्या रखे गए हैं, फैमिली रखी गई है। देखो पुष्प जायंगधर फ्लावर हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस का मतलब ओवरी सुपीरियर आ गई। पुंकेसर मुक्त दल से जुड़े हुए रहते हैं। स्टेमन फ्री या एपीपेटलस होता है, मतलब जुड़े हुए रह सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। अंडा से 2 से अधिक होते हैं। पुंकेसर दल की संख्या के बराबर अथवा 2 गुने होते हैं। मतलब एक जो दल है उनके साथ या तो एक स्टेमन लगा हुआ रहेगा या 2 भी लगा हुआ हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है इनके ऊपर। ऑर्डर जो पहला है वो कौन सा है, एरिकेल्स है। एरिकेल्स के अंदर कितनी फैमिली रखी गई, 6 फैमिली रखी गई है। ऑर्डर दूसरा जो है वो प्राइमुलेल्स रखा गया है। प्राइमुलेल्स के अंदर भी 3 फैमिली जो है वो रखी गई है। अगला अपन देखेंगे ऑर्डर 21 नंबर। तो यहाँ पर कौन सा है, एबिनेल्स। एबिनेल्स के अंदर 3 जो फैमिली है वो आपकी रखी गई है। तीसरी सीरीज जो है इसकी वो अपन देखेंगे गेमोपेटली की, तो बाई कार्पिलिटी, जिसके अंदर 4 जो है गण रखे गए हैं और 24 जो है वो फैमिली रखी गई है। बाह्य दल में, बाह्य दलपुंज में बाह्य दल संयुक्त व अंडाशय से संलग्न होते हैं। अंडाशय इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। इन्फीरियर ओवरी का मतलब होता है एपिगाइनस फ्लावर पाया जाता है। ऑर्डर पहला जो कौन सा है इसका, ठीक है, तो पहला ऑर्डर कौन सा है, जेंसिनेल्स, जेंसिनेल्स, जिसके अंदर 6 जो फैमिली है वो रखी गई है। अगला ऑर्डर अगर अपन देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, अगला ऑर्डर सेकंड नंबर पोलीमोनियल्स, जिसके अंदर भी 3 और 2 5 फैमिली जो है वो रखी गई है। तीसरा ऑर्डर अपन देखेंगे यहाँ पर तो कौन सा है, पर्सोनेल्स। अगली कौन सी है, लेमियल्स। तीसरा प्रकार का जो इनकी वर्क देखेंगे अपन तो कौन सा है, मोनोक्लेमाइडी या इनकम्प्लीट, जो मैंने आपको बताया था वो है मोनोक्लेमाइडी या इनकम्प्लीट। इनके जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली एक लिंगी प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्रकार के होते हैं। परिदल का एक पुंज उपस्थित या अनुपस्थित होता है। पैरियंथ पाया जाता है इसमें, पैरियंथ। पैरियंथ का मतलब होता है जिसमें दल और बाह्य दल को आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ, या फिर दल और बाह्य दल को आप अलग अलग विभेदित ना कर सको, उसे क्या कहते हैं, पैरियंथ कहते हैं। तो इसमें पैरियंथ उपस्थित हो सकता है या अनुपस्थित हो सकता है। पैरियंथ हरा या ग्रीन हो सकता है, मतलब रंगीन हो सकता है। यहाँ पर आप देखोगे पुष्पासन, पुष्प सामान्यतः एक लिंगी होते हैं। मन कहा ना, मोनोक्लोमाइडी के अंदर जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट पाए जाते हैं। पहली जो सीरीज है वो कौन सी है, तो यहाँ पर कर्व एम्ब्रियो, कर्व एम्ब्रियो पाए जाते हैं। कौन से के अंदर पाए जाते हैं, तो ये आपकी फैमिली है जिनके अंदर कर्व एम्ब्रियो पाए जाते हैं। तो ये इसकी फैमिली के नाम के आधार पर भी याद रखना आपको।
सेकंड जो सीरीज है वो कौन सी है, तो यहाँ पर कहोगे मल्टी ओव्यूलेट एक्वाटिकी, मतलब मल्टी ओव्यूल इसमें अधिक पाए जाते हैं और कैसे होते हैं, पानी की फैमिली होती है एक्वाटिकी। और एग्जाम्पल कौन सा इस फैमिली का, पोडोस्टेमेसी, ठीक है ना। और अगली है मल्टी ओव्यूलेटी टेरेस्टिस, मतलब ये टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जिनके मल्टी ओव्यूल्स पाए जाते हैं। कितनी फैमिली है, 3 फैमिली रखी गई है इसके अंदर। चौथी सीरीज अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कौन सी है, माइक्रो एम्ब्रियोनी, मतलब इनके जो एम्ब्रियो होते हैं, सीड होते हैं, उनकी साइज क्या होते हैं, काफ़ी छोटी होती है, जैसे पाइप्रेसी, मेरिस्टिकेसी और क्लोरेंथेसी और मोनीमिएसी, इनके क्या होते हैं, एम्ब्रियो काफ़ी छोटे होते हैं। सीरीज 5 नंबर की कौन सी है, तो डेफिनेल्स, डेफिनेल्स के अंदर कौन सी फैमिली रखी गई, तो 5 फैमिली इनके अंदर भी रखी गई है। अगली जो 6 नंबर सीरीज है इसकी वो कौन सी, क्योंकि इसके अंदर कितनी सीरीज रखी गई है भाई, 7 सीरीज रखी गई है प्लस एक 8 भी रखी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लेमाइडोस्पोरी। अगली सीरीज जो है 7 नंबर वो कौन सी है, यूनिसेक्सुअल्स, ये इसके नाम जो है वो दिए गए फैमिली के। एक इसमें मैंने बताया आपको 8वीं सीरीज भी रखी गई है एबनॉर्मलिटी के आधार पर, तो ये इसकी 8वीं सीरीज है जिसे ऑर्डिनेज एनोमेलिस के नाम से जाना जाता है। कौन सी 8वीं सीरीज के अंदर कौन सी रखी गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखने हैं। अगला जो है तीसरा जो ग्रुप है, इनका समूह है वो कौन सा होता है, जिम्नोस्पर्म को इनको दोनों के बीच में रखा गया था, जिनको 3 फैमिली के अंदर डिवाइड किया था। कौन सी निटेसी है, कॉनिफेरेसी है और साइडेसी है, ये इसकी तीनों फैमिली जो है वो रखी गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर अपन देखेंगे तीसरा जो ग्रुप है वो कौन सा है, मोनोकोटिलिडन्स है, ठीक है। मोनोकोटिलिडन्स को कितनी सीरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर 7 सीरीज के अंदर डायरेक्ट इसको डिवाइड किया गया था। माइक्रोस्पर्मी है पहला तो है, सेकंड सीरीज यहाँ पर दिया गया है जिसे एपिगाइनी के नाम से जानते हैं, और इनकी ये क्या दी गई है, फैमिली दी गई है। इसमें क्लासेस डिवाइड या मतलब ऑर्डर है वो डिवाइड नहीं है, सीधे फैमिली है। तीसरी सीरीज है जिसके कोरोनरी के अंदर फैमिली रखी गई है 8। यहाँ पर सीरीज चौथी है उसके अंदर रखी गई है कौन सा सीरीज कौन सी है, कैल्सिनी के अंदर कौन से जो फैमिली है वो रखे गए, तो 3 फैमिली है वो रखी गई है। ये कैसे होते हुए फैमिली, सभी मोनोकोट्स होते हैं, ठीक है। अगली सीरीज जब अपन 5 नंबर देखेंगे नूडीफ्लोरी, जिसके अंदर 4 जो फैमिली है वो रखी गई है, ये भी कैसे हैं, मोनोकोट्स सभी। सीरीज नंबर 6 सीरीज का नाम है एपोकार्पी के अंदर भी 3 जो फैमिली है वो रखी गई है। अगली सीरीज है 7 नंबर है ग्लूमेसी। कौन सी है, ग्लूमेसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो 7 सबसे एडवांस जो सीरीज है वो ये है, सबसे एडवांस सीरीज इनको रखा है। और इसमें सबसे एडवांस जो रखा है वो कौन सी फैमिली को रखा है, ग्रेमिनी फैमिली को रखा गया है, क्योंकि इनका आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5वें नंबर पर सबसे लास्ट जो फैमिली है बेंथम हुकर की वो कौन सी है, ग्रेमिनी है, पोएसी है जो सबसे एडवांस माना जाता है। इनके वर्गीकरण के अनुसार कुछ विशेष डाटा दिए गए हैं, ये जैसे डाइकोटिलिडन्स जो है कुल ऑर्डर कितने हैं 164, जेनेरा कितने हैं 5927, और अनुमानित स्पीसीज जो प्रजाति है वो कितनी है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे 78214। जिम्नोस्पर्म के अंदर कितनी फैमिली रखी इन्होंने, 3 जो फैमिली ऑर्डर कुल जो है ऑर्डर है वो रखे हैं, और जेनेरा कितने रखे 44, और प्रजाति कितनी रखी 415। मोनोकोटिलिडन्स में अपन देखेंगे 34 तो ऑर्डर फैमिली रखी है, जेनेरा कितनी रखी है 1495, और यहाँ पर कितने रखे हैं स्पीसीज 18516 के आसपास रखे हैं। तो ये जो पहला वर्गीकरण था वो कौन सा था, बेंथम हुकर का जो था वो था, जो हमेशा आपसे पूछा जाता है। अगला जो वर्गीकरण है वो कौन सा आ जाएगा अपना 3rd नंबर का, फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कैसा है एवोल्यूशन के आधार पे दिया गया है। डार्विन का जो नियम है उसी को फॉलो आगे किया गया है, जिसके अंदर भी सबसे फेमस जो है पेरेंटल और एंगुलर जो वर्गीकरण है उसको रखा गया है, जो अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, अपना रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।